हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आज के इस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर तुमने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास चला जाए। साथ ही साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो तुम आगे आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन वहां से देख सकते हो। यह चैप्टर खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपनी दादी के साथ बिताए गए कुछ समय को याद करते हुए यह चैप्टर लिखा है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि उनकी दादी एक साधारण, धार्मिक और दयालु महिला थी। लेखक ने यह भी बताया है इस चैप्टर में कि जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे, उनके और उनके दादी के बीच का रिश्ता जो है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। तो इस कहानी में लेखक ने अपने दादी के स्वभाव, उनके रहन सहन और उनके जीवन के आखिरी दिनों की बहुत सुंदर और भावनात्मक चिंतन को वर्णन किया है। तो आओ फटाफट से इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन फॉर्म में हम लोग समझते हैं। तुम लगा लो कान में ईयरफोन ताकि किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मेरी दादी जैसी हर किसी की दादी होती हैं, एक बूढ़ी महिला थीं। जब से मैंने उन्हें देखा, यानी मेरे 20 साल के होने तक, वे बूढ़ी और झुर्रियों से भरी थीं। लोग कहते थे कि वे कभी जवान और सुंदर थीं और उनका पति भी था, लेकिन यह बात विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादाजी का चित्र बैठक में अंगीठी के ऊपर टंगा था। उन्होंने पगड़ी पहनी थी और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनकी छाती को लगभग ढक लेती थी और वे कम से कम 100 साल के लगते थे। वे ऐसे नहीं दिखते थे जिनकी पत्नी और बच्चे हों। वे तो ऐसे लगते थे जैसे उनके सिर्फ ढेर सारे पोते पोतियां हों। जहां तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात थी, वह मेरे लिए अजीब और अस्वीकार्य थी। वे हमें बताती थीं कि बचपन में वे कौन कौन से खेल खेलती थीं। उनके लिए ऐसा करना मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक लगता था और हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते थे जैसे वे हमें धर्मगुरुओं की कहानियां सुनाती थीं। वे हमेशा छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो एक दूसरे को काटती हुई इधर उधर फैली थीं। हम मानते थे कि जब से हमने उन्हें देखा, वे हमेशा ऐसी ही थीं। वे इतनी बूढ़ी थीं कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थीं और पिछले 20 सालों से उसी उम्र पर ठहरी हुई थीं। वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन फिर भी वे सुंदर थीं। वे घर में बेदाग सफेद कपड़े पहनकर लंगड़ाते हुए चलती थीं। अपने कूबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ कमर पर रखती थीं और दूसरे हाथ से माला फेरती थीं। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेतरतीब फैले रहते थे और उनके होंठ लगातार चुपचाप प्रार्थना में हिलते रहते थे। हां, वे सुंदर थीं। वे सर्दियों के साफ सफेद शांत पहाड़ी दृश्य जैसी थीं, जहां शांति और संतोष का माहौल था। मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। जब मेरे माता पिता शहर में रहने चले गए, उन्होंने मुझे दादी के पास छोड़ दिया और हम हमेशा साथ रहते थे। वे मुझे सुबह उठाती थीं और स्कूल के लिए तैयार करती थीं। जब वे मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थीं, तो वे अपनी प्रार्थना को एक रस तरीके से गाती थीं, इस उम्मीद में कि मैं भी सुनकर याद कर लूं। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने याद करने की परवाह नहीं की। फिर वे मेरी लकड़ी की तख्ती, जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोत दिया होता था, एक छोटी मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम लाती थीं और उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा देती थीं। फिर हम मक्खन और शक्कर लगी मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। वे गांव के कुत्तों के लिए कई चपातियां साथ ले जाती थीं। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थीं, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ बैठकर वर्णमाला या प्रार्थना गाते थे, तो दादी अंदर बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ती थीं। जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते, तो हम घर की ओर चल पड़ते। गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। हम जो चपातियां उनके लिए फेंकते, वे उनके लिए लड़ते हुए, गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से बस गए, तो उन्होंने हमें बुला लिया। इससे हमारी दोस्ती में एक बदलाव आया। हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे,
लेकिन दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। मैं बस से अंग्रेजी स्कूल जाता था। गलियों में कुत्ते नहीं थे और उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को दाना देना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। वे कुछ समय तक मुझे जगाती रहीं और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। जब मैं वापस आता तो वे मुझसे पूछती थीं कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया। मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द और पश्चिमी विज्ञान की बातें बताता था, लाइक गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने की बात। इससे वे दुखी हो जाती थीं। वे मेरे पाठों में मदद नहीं कर सकती थीं और उन्हें मेरे स्कूल में सिखाई जाने वाली बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें इस बात का दुख था कि वहां ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। यह सुनकर वे बहुत परेशान हो गईं। उनके लिए संगीत का संबंध अशोभनीय चीजों से था। वे मानती थीं कि यह भिखारियों और वैश्याओं का काम है और भले लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी उनकी नाराजगी को दर्शाती थी। इसके बाद वे मुझसे बहुत कम बोलती थीं। जब मैं विश्वविद्यालय गया तो मुझे अलग कमरा मिल गया। इससे हमारा आपसी रिश्ता टूट गया। दादी ने अपने एकांत को शांति से स्वीकार कर लिया। वे चरखा चलाते हुए किसी से बात नहीं करती थीं। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठकर भजन गाती थीं। दोपहर में थोड़ा आराम करने के लिए वे चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखा छोड़ती थीं। जब वे बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थीं, तो सैकड़ों चिड़ियां उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थीं और चीं चीं करके हंगामा मचाती थीं। कुछ चिड़ियां उनकी टांगों पर, कुछ उनके कंधों पर और कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं। वे मुस्कुराती रहती थीं, लेकिन उन्हें कभी नहीं भगाती थीं। वह आधा घंटा उनके लिए दिन का सबसे खुशी भरा समय होता था। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे लगा कि दादी परेशान हो जाएंगी। मुझे 5 साल तक दूर रहना था और उनकी उम्र के बारे में कोई निश्चित नहीं कह सकता था। लेकिन दादी को पूरा भरोसा था। वे भावुक नहीं हुई। वे मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आईं, लेकिन न कुछ बोली और न ही कोई भावना दिखाई। उनके होंठ प्रार्थना में हिलते रहे, उनका दिमाग प्रार्थना में डूबा था और उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थीं। उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा और जब मैं गया तो मैंने उस गीली छाप को हमारे आखिरी शारीरिक संपर्क की कीमती निशानी मानकर अपने मन में संजो लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं घर लौटा तो वे मुझे स्टेशन पर मिली। वे एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लगी। उनके पास अब भी शब्दों के लिए समय नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया और मैंने उन्हें प्रार्थना गाते सुना। मेरे लौटने के पहले दिन भी उनका सबसे खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता। वे उन्हें पहले से ज्यादा देर तक दाना देती रहीं और हंसते हुए उन्हें डांटती रहीं। उसी शाम उनमें बदलाव आया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को बुलाया और एक पुरानी ढोलक लेकर गाना शुरू किया। वे घंटों तक उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रहीं और वीरों के घर लौटने के गीत गाती रहीं। हमें उन्हें ज्यादा जोर न लगाने के लिए मनाना पड़ा। यह पहला मौका था जब मैंने उन्हें प्रार्थना न करते देखा। अगली सुबह वे बीमार पड़ गईं। बुखार हल्का था और डॉक्टर ने कहा कि यह उतर जाएगा। लेकिन दादी का विचार अलग था। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने अपने आखिरी कुछ घंटे प्रार्थना करना छोड़ दिया था, उनके पास हमसे बातों में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। हमने विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। वे शांति से बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करती रहीं और माला फेरती रहीं। इससे पहले कि हमें कुछ शक होता, उनके होंठ हिलना बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया और हमें पता चल गया कि वे मर चुकी थीं। हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटाया और उन पर लाल कफन डाला। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनकी अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। शाम को जब हम उनके कमरे में अर्थी लेकर गए, सूरज डूब रहा था
और उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी फैली थी। हम आंगन के बीच में ही रुक गए। पूरे बरामदे और उनके कमरे में, जहां वे कफन में लिपटी कठोर पड़ी थीं, हजारों चिड़ियां बिखरी हुई थीं। वे छी छी नहीं कर रही थीं। हमें चिड़ियों पर दया आई और मेरी मां उनके लिए कुछ रोटी ले आई। मां ने दादी की तरह रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उनके पास फेंके। चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी के मृत शरीर को लेकर चले तो वे चुपचाप उड़ गईं। अगले दिन सफाई वालों ने रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। देन आई होप कि तुम्हें ये चैप्टर भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर तुम एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय।